प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर स्वस्थ होंगे। सभी इस वैश्विक महामारी को देखते हुए आपके पढ़ाई का कोई भी लॉस ना हो, इसी चीज़ को देखते हुए मैं ऑनलाइन क्लास चालू करने जा रहा हूँ। और जो आज का अपना एग्रीकल्चर से संबंधित जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिब्बाबंदी, कैनिंग या एडवर्टाइजिंग, जिसे डिब्बाबंदी कहा जाता है। डिब्बाबंदी कहा जाता है, कैनिंग, एडवर्टाइजिंग या डिब्बाबंदी। ये जो टॉपिक है ये 12th क्लास के लिए, सुपरवाइजर के लिए, जेट के लिए, अन्य जो कंपटीशन जो एग्जाम्स है उन्हीं सभी के लिए ये अच्छा है। देखिए, डिब्बाबंदी की यदि हिस्ट्री की बात करूं तो नेपोलियन के समय जो फ्रांस के अंदर सेना को जो भोजन प्रदान करना था वो एक मुख्य समस्या थी। इसी समस्या को देखते हुए नेपोलियन ने घोषणा की कि यदि कोई इस समस्या का मेरे को उपाय बताएगा तो मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करूंगा। इसी समस्या को देखते हुए जो वहाँ के साइंटिस्ट थे, फूड एंड टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने, जिनका नाम आपने निकोलस जो एफर्ट साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1804 में एक बीफ का टुकड़ा लिया। उस बीफ के टुकड़े को बॉईल किया, स्टरलाइजेशन किया, जिसके कारण से वह एक न्यूनतम समय से अधिकतम समय की ओर चल पाया। जैसे अपन किसी भी खाद्य पदार्थ को गर्म करके एक लंबे समय तक चला सकते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने स्टरलाइजेशन किया और वो एक लंबे समय तक चल पाया। तो निकोलस एफर्ट को डिब्बाबंदी का जनक कहा जाता है। यदि जनक पूछे कि डिब्बाबंदी का जनक किसे कहा जाता है तो निकोलस एफर्ट। इसी का जो डिब्बाबंदी का व्यवसायीकरण किया था, वो व्यवसायीकरण किया था अंडरवुड ने। इन्होंने व्यवसायीकरण किया किसका? डिब्बाबंदी का। और इसके जनक किसे कहा जाता है? निकोलस एफर्ट को। ये हो गई आपकी साधारण तौर पर डिब्बाबंदी की हिस्ट्री। अब डिब्बाबंदी के जो प्रक्रम चलेंगे वो आपके सामने होंगे। पहला जो चरण है, जैसे कि फलों एवं सब्जियों का चयन। पहला जो चरण है आपकी डिब्बाबंदी का वो है फलों एवं सब्जियों का चयन। आपको जो फल एवं सब्जियां लेनी है, जैसे यदि फलों का डिब्बाबंदी कर रहे हो आप, तो फलों की डिब्बाबंदी करने के लिए आपको पूर्णतया पके हुए फल चाहिए होंगे। यदि फलों की डिब्बाबंदी कर रहे हो तो पूर्णतया पके हुए फलों को लेना है। और यदि सब्जियों की डिब्बाबंदी कर रहे हो आप, तो आपको कच्ची अवस्था में सब्जियों की तुड़ाई करनी है। यदि फलों की तुड़ाई कर रहे हो तो पूर्णतः पके हुए फल होने चाहिए जो डिब्बाबंदी के लिए, और सब्जियों के लिए कच्ची अवस्था में सब्जियों को तोड़ना है। सबसे ज्यादा जो फलों में डिब्बाबंदी की जाती है वो की जाती है आम की, जिसे मैंगो पल्प कहते हैं। मैंगो पल्प। और सब्जियों में सबसे ज्यादा जो डिब्बाबंदी की जाती है वो की जाती है मटर की। मटर जो इनकी कच्ची अवस्था मापने के लिए, सब्जियों की कच्ची अवस्था जो मापते हैं वो मापते हैं टेंड्रोमीटर से।
सब्जियों जो कच्ची होती है उनकी अवस्था को मापने का मीटर है वो है टेंड्रोमीटर। इस टेंड्रोमीटर के द्वारा मापी जाती कि सब्जियों में कच्चापन कितना है। और फलों की यदि आप डिब्बाबंदी कर रहे हो तो पूर्णतः पके हुए फल होने चाहिए। तो फलों एवं सब्जियों का चयन, आपको ऐसे फल एवं सब्जी का चयन करना है जो बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल रोग रहित हो, बिल्कुल किसी भी प्रकार से उसमें कोई कीटाणु ना हो। इस प्रकार की सब्जी का आपको चयन करना है, किसी भी प्रकार से डैमेज ना हो, ऐसी सब्जी का आपको और ऐसे फल का आपको चयन करना है। दूसरा है फलों एवं सब्जियों की सफाई। फलों एवं सब्जियों की सफाई। अब आपने जो फल एवं सब्जी ली है उस पर धूल मिट्टी जो भी हो उसको पहले आपको गर्म पानी से उबालकर या फिर ठंडे पानी से आपको ठंडे एवं गर्म पानी में साफ करना है, जिसके कारण से उसके ऊपर कोई भी कीटाणु हो वो हट जाए, उसके धूल मिट्टी हो वो हट जाए, जिसके कारण से फलों एवं सब्जियों की सफाई हो सके। तीसरा आपका जो है, पहला हो गया फलों एवं सब्जियों का चयन, दूसरा फलों एवं सब्जियों की तैयारी। आगे है फलों एवं सब्जियों की तैयारी। फलों एवं सब्जियों की तैयारी। अब देखो, कुछ एक जो फल होते हैं जिन्हें काट करके यूज में लिया जाता है। फलों एवं सब्जियों की आपको तैयारी करनी है तो जैसे कि कोई भी फल हो उसे काट करके, छील करके इस प्रकार से आपको यूज में लेना है। किसी भी प्रकार से फलों एवं सब्जियों की तैयारी कर रहे हो तो पहले काटना है या फिर पहले छील करके, इस प्रकार से आपको सब्जियों की तैयारी करनी है। अब सब्जियों की तैयारी के अंदर ही आपके जो फलों एवं सब्जियों की तैयारी के अंदर ही आपके उनको मतलब जैसे कुछ एक जो फल होते हैं जैसे कि आम, एग्जाम्पल के लिए आम है। ये जो आम फल होता है इसको आपको ना तो छीलना है ना काटना है, क्योंकि आम का जो काम में लिया जाता है वो गुद्दा काम में लिया जाता है सीधा। इस प्रकार से आपको फलों एवं सब्जियों की तैयारी करनी है। लेप लमिंग होती है, जो लेप लमिंग कहलाती है, मतलब कि जैसे कुछ एक फल एवं सब्जियां होती है, जैसे सब्जियों के नाम बताऊं आपको, प्याज, लहसुन। इनके अंदर क्या होता है कि ऊपरी जो छिलका होता है, बाहरी जो छिलका होता है, इस छिलके को लेप लमिंग में जला दिया जाता है। और पर इनका कोई मतलब नहीं है, इनका तो कोई मतलब डिब्बाबंदी होती नहीं। प्याज एवं लहसुन की तो कोई डिब्बाबंदी होती नहीं। ये तो आपको एक अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ कि प्याज एवं लहसुन के अंदर लेप लमिंग का नाम आया इसलिए बता रहा हूँ कि लेप लमिंग इनमें भी की जा सकती है ऊपरी छिलके को जलाने के लिए। तो फल एवं सब्जियों की तैयारी आपको काट करके और छील करके करनी है। आगे जो चौथा है आपके अगला पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा ब्लांचिंग या विविकरण। इसे श्वेतन भी कहा जाता है, देखो ब्लांचिंग या विविकरण जो क्रिया की जाती है ये की जाती है एंजाइमों की क्रिया को, एंजाइम जो होते हैं उन एंजाइमों की क्रिया को निष्क्रिय करने के लिए। देखो क्या होता है, यदि एंजाइम जो क्रिया करते रहेंगे, यदि अपन ब्लांचिंग या विविकरण नहीं करेंगे तो एंजाइम जो क्रिया करते रहेंगे तो फल एवं सब्जियां खराब हो जाएगी, इसलिए इनकी ब्लांचिंग की जाती है। ये ब्लांचिंग का मतलब होता है 3 से 5 मिनट के लिए इन्हें गर्म पानी में उबाला जाता है। 3 से 5 मिनट के लिए। ये गर्म पानी में उबालने से इनके अंदर जो खटास, कड़वापन ये जो रहेगा ये कम हो जाएगी। खटास, कड़वापन ये जो रहेगा इनमें कम हो जाएगा। साथ ही इनका रंग बनाए रखने के लिए
जैसे आंवला होता है, आंवले के अंदर जो ब्लांचिंग की विविकरण जो क्रिया की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि उसका जो रंग है वो ज्यों की त्यों बना रहे। आंवले के अंदर रंग को बनाए रखने के लिए ब्लांचिंग विविकरण क्रिया की जाती है। तो ये जो श्वेतन है ये एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। इस 3 से 5 मिनट तक इसे गर्म पानी में उबाला जाता है ताकि कोई भी खटास या कड़वापन हो उसको अपन कम कर सके, इसलिए इनकी ब्लांचिंग या विविकरण क्रिया की जाती है। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा ब्लांचिंग एवं श्वेतन के बाद में, वो टॉपिक रहेगा आपके जो फल एवं सब्जी है उनको, फल एवं सब्जियों को तरल पदार्थ के साथ टिन के डिब्बों में भरना। ठीक है, फल एवं सब्जियों को तरल पदार्थ के साथ टिन के डिब्बों में भरना। देखो फल एवं सब्जियां होती है उनको तरल पदार्थ के साथ, जैसे ये जो डिब्बे होते हैं इन डिब्बों में जो भरा जाता है, जो लोहे के या कांच की बोतलें इनमें यूज में ली जाती है, उपयोग में ली जाती है। ये जो लोहे के डिब्बे होते हैं, इन लोहे के डिब्बों के अंदर जो अंदर का रंग होता है वो होता है सुनहरा, गोल्डन कलर, गोल्डन सुनहरा रंग होता है। ये सुनहरा रंग इन जो कैन होते हैं इन कैनों को बोला जाता है इनेमल कैन या AR कैन, एनिमल रेसिस्टेंट कैन। ये होते हैं अम्ल प्रतिरोधी डिब्बे। इन डिब्बों में यदि आप किसी भी प्रकार से भरे जाते हैं, डिब्बाबंदी जो की जाती है, वो डिब्बाबंदी करने का यही कारण है कि जो फल होते हैं वो कौन से होते हैं, अम्लीय। अधिकतर सभी फल क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, लेकिन कुछ एक फल जो होते हैं वो अम्लीय नहीं होते हैं, जैसे कि पपीता, केला, ये अम्लीय नहीं होते। लेकिन बाकी इनको छोड़कर सभी जो फल होते हैं वो कौन से होते हैं, अम्लीय होते हैं। अम्लीय होने के कारण ही इनके अंदर जो डिब्बों का अंदर जो सुनहरा रंग रखा जाता है ये AR कैन कहलाते हैं, अम्ल प्रतिरोधी कैन कहलाते हैं, जिसके कारण से जो फल एवं सब्जियों की आप डिब्बा बंदी कर रहे हो वो खराब न हो। कई बार क्या होता है कि अंदर से पॉलिश कम होने के कारण से ये जो फल एवं सब्जी होते हैं ये टीन के सीधे लोहे के संपर्क में आ जाते हैं। लोहे के संपर्क में आने के कारण से ये क्या काले पड़ जाते हैं और फल एवं सब्जियों की जो डिब्बाबंदी आप कर रहे हो वो फल एवं सब्जी खराब हो जाते हैं। अब आपके आगे इनको तरल पदार्थ में किसी भी मतलब जैसे कि आम है, आम के अंदर तो आपको किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ नहीं भरना है, क्योंकि आम खुद में एक तरल पदार्थ होता है, क्योंकि उसका एक तरल पदार्थ के रूप में ही जो डिब्बाबंदी पहले से शुरुआत में की जाती है, इसलिए आम में कोई तरल पदार्थ नहीं भरते। बाकी जैसे कि फल वाले जो फलों का यदि आप डिब्बाबंदी कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या काम में लेना है, चीनी, सिरप जिसे बोलेंगे, चीनी की चाशनी सिरप, यही काम में लेना है। लेकिन यदि आप सब्जियों की डिब्बाबंदी कर रहे हो तो सब्जियों की डिब्बाबंदी करने के लिए आपको काम में लेना है नमक। चीनी की जो मात्रा रहेगी वो रहेगी 20 से 25%, 20 से 25%। ये जो चीनी की मात्रा रहेगी साधारण तौर पर जो TSS होता है फलों में वो होता है 10 से 24%, 10 से 24 डिग्री ब्रिक्स, जो ब्रिक्स के अंदर मापते हैं 10 से 24 डिग्री ब्रिक्स होता है। ठीक है, जो TSS कहलाता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड। ये कुल घुलनशील ठोस पदार्थ मात्रा, टोटल सोल्यूबल सॉलिड कुल घुलनशील ठोस पदार्थ मात्रा किसकी मात्रा को दर्शाती है, चीनी की मात्रा को। ठीक है, तो ये 10 से और 24 ब्रिक्स तक होती है, लेकिन इसके अंदर 20 से 25% रखी जाती है चीनी की मात्रा। हालांकि 19 से 20 फर्क आ सकता है इसके स्वाद के अनुसार, क्योंकि जो डिब्बाबंदी की जाती है वो एक प्राकृतिक स्वाद को बनाए रखने के लिए ही डिब्बाबंदी की जाती है। यदि अपन डिब्बाबंदी की परिभाषा की बात करें तो फलों एवं सब्जियों की प्राकृतिक स्वाद को बनाए रखने के लिए उन्हें
टीन के डिब्बों में तरल पदार्थ से के साथ भर करके परिरक्षित करना ही क्या कहलाता है, डिब्बाबंदी कहलाता है। मतलब प्राकृतिक स्वाद बनाए रखने के लिए एक प्राकृतिक स्वाद होना चाहिए उनके अंदर, जो आप डिब्बाबंदी कर रहे हो। यदि आप मैंगो की डिब्बाबंदी कर रहे हो, आम की डिब्बाबंदी कर रहे हो, तो आम का स्वाद ही आना चाहिए जैसे आप प्राकृतिक रूप से खाते हो। ठीक है, अब आपके जो सब्जियों की डिब्बाबंदी करोगे, उन सब्जियों के अंदर आपको नमक का घोल लेना है 2%। सभी सब्जियों के अंदर नमक का जो घोल लेंगे वो लेंगे 2%। बाकी जो फल रहेंगे उनमें 20 से 25% चीनी की मात्रा आपको काम में लेनी है। ठीक है, आगे जो चीनी की मात्रा मापी जाती है, उस चीनी की मात्रा को नापने का मीटर होता है रेफ्रेक्टोमीटर। नमक की जो मात्रा ज्ञात की जाती है वो ज्ञात की जाती है 16 मीटर। रेफ्रेक्टोमीटर द्वारा चीनी की मात्रा ज्ञात की जाती है और नमक की जो मात्रा ज्ञात की जाती है वो ज्ञात की जाती है 16 मीटर द्वारा। ये जो डिब्बों के अंदर अपन तरल पदार्थ भरेंगे वो इसीलिए भरेंगे क्योंकि गर्म करते समय जो किसी भी फल के टुकड़े होंगे वो टुकड़े जब इस डिब्बे के संपर्क में आएंगे तो वो जल करके खराब हो जाएंगे, है ना। तो उसी कारण के लिए आपको इनके अंदर जो भरनी है वो सिर्फ भरनी है। जैसे यदि आप फलों का तैयार कर रहे हो डिब्बाबंदी, तो आपको चीनी की मात्रा या काम में लेनी, सिर्फ काम में लेनी। यदि सब्जियों की डिब्बाबंदी कर रहे हो तो आपको नमक की मात्रा काम में लेनी है 2%। ठीक है, तो ये अंदर तरल इसी कारण से भरा जाता है ताकि, और ये जो तरल रहेगा, ये तरल जैसे फलों के टुकड़े यहाँ तक है, फलों के टुकड़े यहाँ तक है, तो आपको सिर्फ ऊपर तक बढ़नी है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डिब्बे रहेंगे, इन डिब्बों के ऊपर आधा इंच या सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर स्थान खाली होना चाहिए। ऊपर का जो आधा इंच या 1 सेंटीमीटर स्थान खाली होना चाहिए। क्यों, इसकी बात मैं आगे बताऊंगा। आगे जो आपका रहेगा वो रहेगा वायु निष्कासन। वायु निष्कासन अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायु निष्कासन। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि टीन के जो डिब्बे होते हैं उन डिब्बों में आपने फल या सब्जियां जो भी भरी है, डिब्बाबंदी जिस फल सब्जी कर रहे हो, आपको यहाँ तक भरना है और आधा इंच से 1 सेंटीमीटर तक आपको क्या करना है, भरना है, वो खाली रखना है। ये स्थान ये खाली रखना है। ठीक है, ये देखो वायु निष्कासन की जाती है। क्यों की जाती है, तो वायु निष्कासन करोगे कैसे, पहली बात तो ये, तो इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। डिब्बे को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में क्या होगी, यहाँ जो वायु है, हवा जो है, हवा का निष्कासन ही क्या कहलाएगा, वायु निष्कासन। किसी भी पदार्थ के अंदर से हवा का बाहर निकालना वायु निष्कासन कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो वायु रहेगी, इसको यदि आप गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद में जो वायु रहेगी वो चली जाएगी ऊपर की ओर, और यहाँ पे रह जाएगा क्या, जलवाष्प। क्या रह जाएगा, जलवाष्प। ये जो जलवाष्प है, ये जलवाष्प रहने के बाद में आपको मतलब कि ये जो गर्म करना है वो करना है 79 से 85 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान आपको इसका रखना है 79 से 85 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर यदि आप गर्म करोगे तो इसके अंदर जो वायु रहेगी वो वायु निकल जाएगी और इसके अंदर बच जाएगी जलवाष्प। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, ना तो इससे अधिक गर्म करना है ना ही इससे कम गर्म करना है, क्योंकि कम गर्म करोगे तो वायु रह जाएगी और अधिक गर्म करोगे तो जलवाष्प अधिक हो जाएगी। क्योंकि जो जल होता है वो विरल अवस्था में, गर्म करने पर विरल अवस्था में होता है तो अपना रूप बढ़ा लेगा। कई बार आप देखते हो कि टीन के जो डिब्बे होते हैं वो पिचक जाते हैं, वो इसी कारण से पिचकते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा गर्म कर दिया जाता है और इनके अंदर क्या रह जाती है, जो जलवाष्प है वो रह जाती है और वो जलवाष्प बाद में कम हो जाती है। इसके कारण से टीन के डिब्बे सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वायु निष्कासन। आगे वायु निष्कासन इसलिए किया जाता है कि फल एवं सब्जी जो आप डिब्बाबंदी कर रहे हो वो खराब ना हो, इसलिए वायु निष्कासन किया जाता है। आगे जो आपका रहेगा वो रहेगा सीलिंग। सीलिंग जो की जाती है, सीलिंग मतलब कि डिब्बे को बंद करना।
डिब्बे को सील करना है, डिब्बे को बंद करना, ये कहलाएगी सीलिंग। देखिए सीलिंग जो की जाती है वो की जाती है 74 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। 74 डिग्री जो सेल्सियस तापमान रहेगा उस तापमान पर क्या की जाएगी, सीलिंग की जाएगी। इस तापमान पर आपके जो ज्यादा गर्म होने से, मतलब ये जो तापमान रहेगा 74 डिग्री सेल्सियस, इस तापमान पर सीलिंग की जाती है। क्यों की जाती है, ये इसीलिए की जाती है कि अधिक तापमान होने के कारण से जो फल एवं सब्जियों की आप जो डिब्बाबंदी कर रहे हो वो फल एवं सब्जी खराब न हो, इसलिए 74 डिग्री सेल्सियस पर आपकी ये सीलिंग की जाएगी, मतलब डिब्बों को बंद किया जाएगा। इसका जो तापमान है वो पानी डाल करके फव्वारे के रूप में या किसी भी प्रकार से पानी के अंदर डाल करके टीनों को और उनसे कम किया जाएगा। तापमान को 74 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसकी सीलिंग कर दी जाएगी। आगे जो आपके है सीलिंग करने के बाद में सबसे अहम जो चीज है इस डिब्बाबंदी की वो है स्टरलाइजेशन, निर्जीवीकरण। निर्जीवीकरण स्टरलाइजेशन जिसे बोलेंगे स्टरलाइजेशन, निर्जीवीकरण। ये जो निर्जीवीकरण रहेगा, निर्जीवीकरण कहने का मतलब क्या होता है कि आपने डिब्बों को बंद कर दिया, सीलिंग कर दी, डिब्बे की क्या कर दी, सीलिंग कर दी, लेकिन इसके अंदर कुछ जो बैक्टीरिया जीवाणु रहेंगे, पोर्स रहेंगे, वो जो कि त्यो रह जाएंगे, मतलब कुछ जो बैक्टीरिया रहेंगे वो नष्ट नहीं होंगे, लेकिन उन्हें नष्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, स्टरलाइजेशन किया जाएगा। भाई बाद में यदि आपने स्टरलाइजेशन कर दिया, निर्जीवीकरण कर दिया, तो उसके बाद में तो कोई भी जीवाणु उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए जो अम्लीय फल होते हैं उनका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, फलों की बात करें कि फलों की डिब्बाबंदी कर रहे हो आप, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टरलाइजेशन किया जाएगा, निर्जीवीकरण किया जाएगा। लेकिन यदि सब्जियों की बात करें तो 115 से 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सब्जियों की क्या की जाती है, स्टरलाइजेशन किया जाता है। क्योंकि फल जो होते हैं वो होते हैं अम्लीय और सब्जियां जो होती है वो होती है क्षारीय, सब्जियां जो होती है वो होती है क्षारीय। निर्जीवीकरण करने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया है उनको निष्क्रिय कर दिया जाए या उन्हें नष्ट कर दिया जाए, स्टरलाइजेशन कहलाएगा। इसे निर्जीवीकरण को ही, स्टरलाइजेशन को ही अपन प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग या संसाधन। कई जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा प्रोसेसिंग या संसाधन, एक ही बात है। निर्जीवीकरण स्टरलाइजेशन जिसे बोलेंगे प्रोसेसिंग या संसाधन, ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी। तो निर्जीवीकरण इसीलिए किया जाता है कि फल एवं जो सब्जियां हैं वो बाद में खराब न हो, इसलिए निर्जीवीकरण किया जाता है। आगे जो आगे का आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा ठंडा करना। ठंडा करना, जो आपने डिब्बाबंदी की है उस डिब्बाबंदी को 39 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। क्योंकि गर्म यदि अपन किसी भी वस्तु को रख देते हैं तो वो जल करके नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इसलिए 39 डिग्री सेल्सियस तापमान तक उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। ये ठंडा या तो फव्वारा चला करके डिब्बों पर या फिर पानी में डाल करके किसी भी प्रकार से कर लिया जाता है। इस प्रकार से ठंडा किया जाता है डिब्बों को। इसके बाद में आपको जो भंडारण करना है, लास्ट है भंडारण। ये जो भंडारण करना है, ये भंडारण करना है ठंडे एवं नमी रहित, ठंडे एवं नमी रहित स्थानों पर। क्योंकि ना तो गर्म स्थानों पर आपको भंडारित करना है और ना ही नमी युक्त स्थानों पर, केवल ठंडे एवं नमी रहित स्थानों पर आपको क्या करना है, इनका भंडारण करना है। एक चीज आपकी जो सीलिंग के लिए बताया था मैं कि सीलिंग जो की जाती है वो डिबल सीमर के नाम से एक मशीन आती है, उसके द्वारा, डिबल सीमर के द्वारा ही सीलिंग की जाती है। और इस मशीन के द्वारा ही मतलब विक्रेता का किसी भी उत्पाद का जो आप तैयार कर रहे हो उसका नाम, दिनांक, एक्सपायर डेट, अन्य कई जानकारियां जो होती है वो
इस पर लगाई जाती है। ठीक है, डिवर्सन द्वारा। तो भंडारण हो गया, ठंडा करना हो गया, वायु निष्कासन हो गया, फले एवं सब्जियों को तरल पदार्थ के साथ टीन के डिब्बों में भरना। ये चीजें होंगी आपके डिब्बाबंदी के लिए। मोस्ट ऑफ यही रहेगी कि डिब्बाबंदी करते समय आपको किस चीज का ध्यान रखना है, बस वही चीजें रहेगी। आगे जो आपके कुछ एक बातें हैं, जैसे कि अगला जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपके